नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा बरबीघा शेखपुरा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हालांकि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण और भी मनोवैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी सर्वमान्य बताई गई है हमारे देश में। आइए देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1956 में किया गया। ब्लूम के इस वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिससे विश्व की सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। छात्रों, टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, तब इसका अर्थ शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम से होता है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम। यह व्यवस्थित वर्गीकरण शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। यह वर्गीकरण 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है शैक्षिक सिद्धांत, दूसरा है तार्किक सिद्धांत, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। 3 सिद्धांतों पर यह वर्गीकरण आधारित है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों, डोमेन्स के आधार पर विभाजित किया गया है। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के क्षेत्रों में होते हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 क्षेत्र से होता है। ये सीखने का क्षेत्र है, लर्निंग, इसको डोमेन भी कह सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। ये 3 पक्ष ब्लूम के द्वारा दिया गया है कि इन 3 पक्षों के द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन और विकास व्यक्तित्व के इन्हीं 3 पक्षों से होता है। इसी को आधार मानकर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। आइए देखते हैं कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को जो 3 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से भाग है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। छात्रों, शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में विभाजित किए हैं ब्लूम ने। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन,
ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है नॉलेज, ज्ञान। दूसरा है बोध या अवबोध भी कह सकते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इस तरह से ब्लूम ने जो 3 पक्ष दिए हैं, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष जो है कॉग्निटिव डोमेन, इसमें हमारा 6 पॉइंट आता है। इन 6 पॉइंट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ज्ञान, किसी भी वस्तु को का ज्ञान हमको हो जाता है। हमको जानकारी हो गई कि भारत की राजधानी दिल्ली है। और बोध या अवबोध, ज्ञान का उच्च स्तर बोध कहलाता है। इसका अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना। भारत की राजधानी दिल्ली तो है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली का एरिया कितना है, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यानी नई दिल्ली के बारे में विस्तृत ज्ञान। यह है बोध या अवबोध, नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित करना। फिर प्रयोग, उसका प्रयोग करना। अगर हमको वहाँ जाना होगा अपने गृह स्थान से, तो हम कैसे जाएंगे? हम जाके देखेंगे कि वो सड़क कैसी है, जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता सही है कि नहीं है। नहीं है तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, यानी प्रयोग। विश्लेषण, 2 रास्ते जान लिए, दोनों में कौन सा सही है, इसको विश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीजें ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। इसी तरह भावात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष में यानी एफेक्टिव डोमेन, इसमें है ग्रहण करना, रिसीविंग। किसी भी ज्ञान को क्या विद्यार्थी क्या करता है? रिसीव करता है, कैच करता है, ग्रहण करता है अपने अंदर। रिस्पॉन्डिंग, जब वो समझने लगता है तो अनुक्रिया करता है, उसको रिस्पॉन्डिंग बोलते हैं। अनुमूलन, वैल्यूइंग, अनुमूलन करता है। विचारना, कंसेप्चुअलाइजेशन। व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन। ये सारी चीजें हमारी भावना से जुड़ी हैं। जब हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है, बोध होता है, तब हमारे अंदर इन सब चीजों का विकास होता है। ये भावात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष तीसरा है, साइकोमोटर डोमेन। इसमें पहला पॉइंट है उद्दीपन, दूसरा है कार्य करना, मैनिपुलेशन। तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोल। चौथा है समायोजना। पांचवा है स्वाभाविकरण। ये 5 पॉइंट है क्रियात्मक पक्ष के। छात्रों, ब्लूम का जो ये वर्गीकरण है, इसके आधार पर अनेक लोगों ने इस क्षेत्र में अपने कार्य किए हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया है और ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्णन में संशोधन भी किया है। इसी में एक आता है SMSG, स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। इन्होंने भी अपना एक वर्गीकरण दिया है। तो ये हो गया
ज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक पक्ष। आइए हम ज्ञानात्मक पक्ष में देखेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष का जो ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसका हम वर्णन करेंगे। जो ये 6 पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्लूम ने बांट दिया है। 3 पॉइंट को निम्न स्तर में रखा, 2 पॉइंट को यानी ऊपर से पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये 3 पॉइंट को निम्न स्तर में रखा, संश्लेषण विश्लेषण को मध्यम स्तर में रखा और मूल्यांकन को उच्च स्तर में रखा है। तो आप कह सकते हैं कि जो इसमें ब्लूम का ज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत वो उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध ज्ञान या स्मरण तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। ब्लूम ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता को क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता के क्रम के अनुसार, पहले ज्ञान होता है, बोध होता है, प्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, मूल्यांकन होता है। यह पक्ष सूचना तथा तथ्यों और ज्ञान के ग्रहण से संबंधित होता है। आइए एक एक का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि ज्ञान है तो इसमें कौन कौन सी, इसके द्वारा कौन कौन सी सीखने की उपलब्धियां प्राप्त करते हैं बच्चे और कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। आइए एक एक का वर्णन हम करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला एक बॉक्स बना है, एक लेवल का, स्तर का, एक क्लास यानी वर्ग और एक लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने की उपलब्धियां और एक कार्य क्रिया यानी एक्शन वर्ब। तो स्तर में निम्न स्तर, जैसे आपको बताया कि ज्ञान, बोध, प्रयोग ये निम्न स्तर में आते हैं। तो ज्ञान के द्वारा सीखने की कौन कौन सी उपलब्धियां छात्र प्राप्त करते हैं। इसमें होता है ज्ञान के माध्यम से छात्र को विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। स्क्रीन पर आप देखते रहिए। दूसरा है साधनों का ज्ञान होता है, सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान होता है, नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान होता है, शब्दावली का ज्ञान होता है। ये सारी चीजें सीखने की उपलब्धियां हैं ज्ञान के अंतर्गत। और कार्य क्रियाएं, ज्ञान जब छात्र को हो जाता है, जिसे विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हो गया, भारत की राजधानी दिल्ली है, परिभाषा देना सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे, चुनना सीख जाएंगे, विभिन्न शहरों के नाम हैं, विभिन्न प्रदेशों के नाम हैं, उसमें से छांट लेंगे कौन किसकी राजधानी है, सूची बनाना सीख जाएंगे, प्रत्यास्मरण, रेखांकित करना, मापन करना, मैचिंग करना, ये सारी चीजें ज्ञान के माध्यम से छात्र सीखते हैं। फिर है बोध, कंप्रिहेंशन। बोध जब हो जाता है छात्रों, हमने बताया कि ज्ञान का उच्चतम स्तर बोध होता है। ज्ञान तो है कि ज्ञान हो गया, लेकिन उसका उच्चतम स्तर माने उस ज्ञान को और विस्तृत रूप में जानना, वो बोध हो गया। अनुवाद करना, किसी भी वस्तु का ज्ञान हुआ, लर्निंग है, सीखना है, लेकिन उसका परिभाषा देना, अनुवाद करना, प्रयोग करना विभिन्न क्षेत्रों में, ये सारे चीज बोध के अंतर्गत आता है। व्याख्या करना, उल्लेख करना या बाह्य गणना करना, एक्स्ट्रापोलेशन, इसमें छात्र अंतर बताने लगता है, उदाहरण देना शुरू कर देता है, सामान्यीकरण करता है, अनुमान लगाता है, वर्गीकरण करता है, अपने शब्दों में उस वस्तु को, उस चीज को परिभाषित करने लगता है। ये बोध के द्वारा होता है।
अब है प्रयोग। प्रयोग, अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में लाना। जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको हमने जान लिया अपने प्रयोग के माध्यम से। नियमों एवं सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना, निदान करना, पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना, ये सारी चीजें हैं, सीखने की उपलब्धियां हैं छात्रों। अब आइए क्रियाएं देख लीजिए। इसमें चयन करना, छांटना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, परिवर्तित करना, ये सारी चीजें प्रयोग के माध्यम से छात्र कर सकते हैं। 3 स्तर में निम्न स्तर हो गया ज्ञान, बोध, प्रयोग। अब आ गया मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में आता है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस के माध्यम से छात्र में निम्न उपलब्धियां होती है। तत्वों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, संबंधों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह है विश्लेषण। घटकों में विभाजित करना, श्रेणीबद्ध करना, उदाहरण देना, संकेत करना, अलग करना, आलोचना करना, ये सारी चीजें विश्लेषण का गुण जब छात्र के अंदर आ जाता है तो ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। घटकों में विभाजित करने लगता है छात्र, उसको श्रेणीबद्ध करता है, उसको अलग करता है, आलोचना करने की क्षमता आ जाती है। अब आइए संश्लेषण, सिंथेसिस। इसमें है अद्भुत संप्रेषण। अद्भुत संप्रेषण, योजना बनाना, अमूर्त संबंध खोजना, ये संश्लेषण में के माध्यम से छात्रों में सीखने की उपलब्धियां डेवलप होती है। घटकों को जोड़ना छात्र सीख जाते हैं। सृजन करना, डिजाइन करना, परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस, आविष्कार, इन्वेंट, विकसित करना, डेवलपिंग, पुनर्व्याख्या करना, संकलित करना, संगठित करना, ये सारी चीजें छात्र के अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी छात्र इसको संश्लेषण के माध्यम से करना सीख जाते हैं। अब एक बचता है उच्च स्तर में। उच्च स्तर में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जिसमें है आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय। मूल्यांकन करने के लिए हमको साक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय, बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय। मूल्यांकन करने की क्षमता, जब मूल्यांकन के बारे में छात्र जान जाते हैं तो इस तरह से मैंने आंतरिक साक्षी और बाह्य साक्षी के माध्यम से निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न होती है। और इससे क्या होता है? अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, सारांश देना, उचित ठहराना, ये गलत है कि सही है, उचित है अनुचित है, निर्णय लेना, निर्धारण करना, मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में डेवलप होती है। तो छात्रों, ये रहा ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन। ये 6 जो पॉइंट है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन यही है। आइए आगे देखते हैं। आइए दूसरा है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन, भावना से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या देखते हैं कि बालक की रुचियां, अभिवृत्तियां, मूल्यों तथा संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करता है भावात्मक पक्ष। ब्लूम महोदय ने इस क्षेत्र के उद्देश्यों को 5 भागों में डिवाइड किया है।
5 भाग में बांटा है ब्लूम ने भावात्मक पक्ष का। तो आइए देखते हैं वो 5 कौन कौन से हैं। ब्लूम द्वारा जो विकसित भावात्मक उद्देश्य का क्षेत्र है वो 5 भागों में बांटा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है ग्रहण करना। ग्रहण करना में रिसीविंग, कोई भी छात्र शिक्षक के द्वारा या पुस्तक के माध्यम से कोई भी चीज ग्रहण करता है यानी रिसीव करता है, लेता है, उसको ज्ञान बोध होता है। तो क्या करते हैं, कैसे सीखने की उपलब्धियां क्या होती है? क्रिया की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ फेनोमेन्स, क्रिया प्राप्ति की इच्छा, विलिंगनेस टू रिसीविंग फेनोमेना, नियंत्रित या चयनित योजना, कंट्रोल्ड और सेलेक्टेड स्कीम। ये ग्रहण करना के अंतर्गत सीखने की ये 3 उपलब्धियां छात्र को होती है। पहला क्रिया की जागरूकता, क्रिया के प्रति जागरूक होते हैं, क्रिया प्राप्ति की इच्छा और नियंत्रित या चयनित योजना। कार्य क्रियाएं, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य क्रियाएं होती हैं? यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। सीखने वाले को उस सामग्री विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील बनाना भावात्मक पक्ष का ये उद्देश्य होता है। तो इसमें क्रियाएं होती है स्वीकार करना, ग्रहण करना, पहचानना, प्रत्यक्षीकरण करना, चयन करना, पसंद करना, सूचना देना। ये सारी चीज ग्रहण करने के अंतर्गत आती है। समझ गए होंगे। जो भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है ग्रहण करना, इसमें विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाया जाता है। दूसरा है अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान नहीं देता बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। क्रिया तो करता ही है और नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अनुक्रिया में, अनुक्रिया के द्वारा सीखने की क्या उपलब्धियां हैं, आइए देखते हैं। अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रियाओं की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, ये सारी चीजें हैं। और क्रिया विकास करना, कथन करना, उत्तर देना, सूची बनाना, चयन करना, सहायता करना, ये सारी चीजें क्रियाएं हैं। अनुक्रिया के अंतर्गत अनुक्रिया करने की क्षमता छात्र के अंदर अगर डेवलप हो जाती है तो ये सारी चीजें छात्र करने लगते हैं। और है तीसरा अनुमूल्यन। अनुमूल्यन उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। अनुमूल्यन विश्वास और अभिवृत्तियों पर आधारित है। ठीक है। इसमें सीखने की कौन सी उपलब्धियां डेवलप होती है? मूल्य स्वीकारना, मूल्य की प्राथमिकता, वचनबद्धता, कमिटमेंट। इसमें छात्र के अंदर विश्वास एवं अभिवृत्तियां होनी चाहिए, ये डेवलप होता है। स्वीकार करने की धारणा उत्पन्न होती है, सही चीज। कहीं कोई भी क्रिया होता है तो भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं। वो चीज कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बच्चे प्रभावित करते हैं। वृद्धि करना, निर्णय करना, आमंत्रित करना, ये सारी चीजें कार्य क्रिया के अंतर्गत आती है, अनुमूल्यन के द्वारा डेवलप होती है। अब है चौथा व्यवस्था।
व्यवस्था में है मूल्य की अवधारणा, मूल्य क्रम की व्यवस्था, क्रमिक रूप देना। व्यवस्था माने ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय वस्तु है, उसका क्रमिक रूप देना, परिवर्तन करना, संगठित करना, वर्णन करना, संशोधन करना, समायोजन करना, ये सारी चीज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यानी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत छात्र ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन और व्यवस्था भी छात्र अच्छे से करना सीख जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है मूल्य समूह का विशेषीकरण, जनरलाइजेशन, जनरलाइज सेट, मूल्य सामान्य समूह, विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन। इसके अंतर्गत मूल्य समूह का विशेषीकरण के अंतर्गत सीखने की दो उपलब्धियां हैं, एक सामान्य समूह, दूसरा विशेषीकरण। और कार्य क्रिया के अंतर्गत होता है, इससे क्या क्या बच्चे कार्य कर सकते हैं, ये अगर अपने अंदर डेवलप कर जाते हैं तो कार्य करना, हल करना, स्वीकार करना, प्रदर्शित करना, प्रस्तावित करना, बहुत सारी चीजें हैं जो छात्र सीख जाते हैं। तो ये है छात्रों भावात्मक पक्ष, ब्लूम द्वारा विकसित भावात्मक उद्देश्य का क्षेत्र। आइए अब देखते हैं क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिसका संबंध बालक के क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष या कौशलों से है। इसमें विभिन्न अंगों, मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष प्रतिमान में संगठित या प्रशिक्षित किया जाता है। क्रियात्मक मीन्स करना, विभिन्न अंगों एवं मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष प्रतिमान में संगठित या प्रशिक्षित किया जाता है। इसको 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तेजना। यह क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। इसमें वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी वस्तु का अनुकरण करना होता है, उत्तेजना के अंदर। दूसरा है कार्य करना। इसके अंतर्गत उपयुक्त क्रिया या चुनाव करना, गत्यात्मक क्रियाओं को करना तथा मांसपेशीय गतियों में विभेदन आदि क्रियाएं सम्मिलित की गई है। ये कार्य करने के अंतर्गत आता है। तीसरा है नियंत्रण करना। इसके अंतर्गत किसी भी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। चौथा है समायोजना। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है, समायोजना। पांचवा है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण के अंतर्गत उन क्रियाओं को संपादित करने में स्वाभाविकता उत्पन्न करना होता है। जो भी क्रिया बच्चे करते हैं उसमें स्वाभाविकता लाना होता है। फिर लास्ट है आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष के विकास का यह शीर्षस्थ स्तर है, आदत निर्माण। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में यह व्यवहार विकसित होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं व्यवहार विकसित होते हैं। कार्य में स्वचालित शैली का विकास होता है। कम समय, कम शक्ति का व्यय करके कठिन कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करना। कम समय एवं कम शक्ति का व्यय करके कठिन से कठिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने की क्षमता होती है। जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ बनाना, रेखा चित्र बनाना, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो छात्रों, ये रहा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। इसको 6 वर्गों में ब्लूम ने बांटा है। उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजना, स्वाभाविकरण
आदत नहीं हुआ। ये 6 वर्ग है ब्लूम द्वारा विकास किया गया है। छात्रों, इन 6 वर्गों के अलावा एक मनोवैज्ञानिक हैं E.J. सिम्पसन। E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्य को ब्लूम की तरह 5 स्तरों में बांटा है। 5 भागों में E.J. सिम्पसन ने बांटा है, जिनका वर्णन इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। दूसरा है व्यवस्था। तीसरा है निर्देशात्मक अनुक्रिया। चौथा है कार्यप्रणाली। पांचवा है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ये 5 स्तर E.J. सिम्पसन ने बताया है। ब्लूम की तरह ही है, उन्हीं को आधार मानकर 5 स्तरों में बांटा है क्रियात्मक उद्देश्य को। इस तरह से छात्रों हम कह सकते हैं कि ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण को सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है और इसको हम सबको पढ़ना आवश्यक है। तो ये रहा ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम की टैक्सोनॉमी।